हेलो, नमस्कार। कैसे हैं? वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कहता हूं कि आप लोगों को अगस्त में है ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तो सोचे कि आप पढ़ने लिखने की बात करेंगे। आपकी बातें निराली रहती हैं। बड़ा ही आनंद आता है, मैं देखता रहता हूं। बहुत ही एकदम अच्छा लगता है कि जिनको हम शिद्दत से पढ़ाते हैं वो लोग अपने में ही मशगूल रहते हैं। पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें। कोई क्वेश्चन ही पूछ लेते विषय से संबंधित। अब इतना ही बात करना था तो ये दिमाग में नहीं आ रहा था कुछ भी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, मस्त होंगे। बहुत ही शानदार। गुड मॉर्निंग। सावन का महीना है
और सावन के महीने में सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि महादेव सभी पर कृपा बनाए रखें, रुद्र सभी पर कृपा बनाएं, सभी को इतनी बुद्धि प्रदान करें कि जल्दी से जल्दी अपनी अपनी नौकरी ले लो, निकाल लो सभी लोग। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। अभी आज का जो पार्ट है, अभी कल हमने एक शुरुआत की थी चैप्टर, मतलब समास वाला हम पढ़ रहे थे, समास में कुछ कुछ हमने देखा था। आज वैसे चैप्टर शुरू हुआ है, आज भी दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम आप लोगों के लिए पहले समास शुरू कर देंगे, पीपीटी लगा दो समास वाली। कमेंट क्यों ऑफ कर दिया? क्यों आपस में बतियाने के लिए छोड़ दूं क्या सिर्फ कमेंट? कौन सी इतनी अच्छी बात करते हो आप लोग, कमेंट ऑन रखूं? हैं, बताओ मुझे। मैं तो 1 मिनट 2 मिनट मान लो क्लास ऑन करके मैं यही चेक कर रहा था। कुछ तो नहीं पूछा आपने एक दूसरे से पढ़ने के लिए कि कमेंट ऑन कर दूं? रजिया सुल्तान, बात करने के लिए मैंने मना ही नहीं किया, मैंने बात करने के लिए बोला है कि बात करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई से बात करो, फालतू को फिर फंड वाली बात ना करें। चलें अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था समास के बारे में कि सम प्लस आस बनता है समीप आल ला करके बिठाने का मतलब समास हो जाता है। समास का उल्टा होता है व्यास, जो बी प्लस आस से मिलकर के बना है। किसी भी समास में दो पद होते हैं और दोनों पदों को हम सामासिक पद कहते हैं, और उन दोनों पदों को जब पास में मिला करके लिख दिया जाता है, जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। इसके अलावा मैंने कल आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताया था। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसका प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद अव्यय हो, और प्रथम पद कैसा हो? या तो उपसर्ग हो, द्वितीय पद गौड़ हो, द्वितीय पद अप्रधान हो, और द्वितीय पद जो है आपका संज्ञा हो। वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जहां पर संज्ञा पद का दोहराव होता है, जहां पर संज्ञा का दोहराव होता है वह भी हमारा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे हमने आपको पढ़ाया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिसमें कि द्वितीय पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पहला पद जो इसमें होता है और द्वितीय पद में, दोनों पदों में से अगर हम दोनों पदों को अलग करते हैं तो इसके बीच में कारक परसर्ग या विभक्ति चिन्ह हमें देखने को मिलता है। चिन्ह नहीं बल्कि शब्द देखने को मिलता है, कारक शब्द देखने को मिलता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान अपादान के लिए मे पर हे अरे ओ संबोधन, तो संबोधन और कर्ता को छोड़ करके, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके कर्म से लेकर के अधिकरण तक का जितना भी कारक है वह 6 प्रकार का कारक हमारे तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। और ये जो है दोनों शब्दों के बीच में जब दोनों को अलग अलग करते हैं, पदों का विग्रह करते हैं, अलग अलग जगह पर लिखते हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है। कल हमने इतनी चीजें डिस्कस की थी, अब आज आगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या आपसे डिस्कस किया था? समास की परिभाषा हो गई, समास का अर्थ हो गया, समास के प्रकार मैंने बता दिए थे कि भाई पदों की प्रधानता के आधार पर 6 हो, मतलब 7 हो, सॉरी 4 हो जाते हैं, और हिंदी भाषा के हिसाब से समास हमारे कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं ये भी बता दिया है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। तत्पुरुष समास मैंने कल आपको बता दिया है। तत्पुरुष समास के अलावा अगर हम बात करते हैं ये प्रकार कितना है, तत्पुरुष समास के उदाहरण में भी मैंने आपको दे दिया, जैसे शरणागत हो गया, हस्तलिखित हो, तुलसी कृत हो, रसोई घर कढ़ाई, रोग मुक्त हो गया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास,
अर्थात ऐसा समास जो कोई भी इसमें एक मुख्य पद होता है, एक मुख्य होता है जो कर्म को धारण करता है। भाई जैसे आप हैं, आप भी किसी न किसी काम को करते हैं ना, आप किसी न किसी काम को करते हैं अर्थात कर्म को धारण करते हैं। उसी प्रकार से पदों में एक ऐसे को ढूंढना है जो कर्म को धारण करे। जैसे आपने एक कर्म धारण कर रखा, कैसा? आपने विद्यार्थी का कर्म धारण कर रखा है, तो आप विद्यार्थी का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम दो पदों को अलग करेंगे तो उसमें एक पद ऐसा मिलेगा जो कर्म को धारण कर रहा हो, चाहे विशेषता बताई जा रही हो उसकी, उसके बारे में ही बताया जा रहा हो, जिसके बारे में बताया जा रहा हो, समझ लेना वही जो है हमारा कर्मधारय समास होगा। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कर्मधारय समास है। क्लास आज से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये पीछे वाली क्लास भी देखने को मिलेगी आपको। देखो यहाँ पर कर्मधारय समास को बताने से पहले यहाँ पर दो शब्द देखने को मिल रहा है, एक उपमेय दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको उपमान। ठीक है, अब उपमेय उपमान क्या होता है तो देखो, एक मैं सुंदर सा आप लोगों के सामने एक चेहरा बना देता हूँ, एक मुख बना देता हूँ, है ना। क्यों बना रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक तो मैंने ये बना दिया, ठीक है, और एक बना दिया यहाँ पर आपके लिए चांद। अब ये मैं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, लेकिन यही एग्जाम्पल दूंगा बार बार, क्योंकि जिससे आपको समझने में आसान है। यहाँ पर दो मैंने बना दिया है आकृति, एक किसी स्त्री का और एक जो है मैंने आपके लिए चांद बना दिया। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये चांद जैसे कहते हैं, सॉरी, और ये मुख, अगर हम कहें कि आपका मुख चांद के समान सुंदर है ना, क्या कहते हैं, जो आपका मुख है वह चांद के समान सुंदर, तो चांद तो इसका मतलब पहले से प्रसिद्ध है, चांद पहले से ही सुंदर है। क्या है, चांद पहले से प्रसिद्ध है ना, मतलब हर कोई जब कोई किसी से प्रेम करता है, चाहे अपनी पत्नी से चाहे प्रेमिका से, उसके मुख की तुलना किससे करता है? चांद से करता है, कहता है आप चांद जैसी सुंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, चांद सभी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो चांद पहले से प्रसिद्ध है। जो पहले से प्रसिद्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपमान। क्या कहते हैं? उपमान, अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है। चांद एक ऐसा शब्द है जिसकी सभी उपमा देते हैं, इसलिए यह होता है उपमान। और जिसकी उपमा दी जा रही है, मतलब जिससे उपमा दी जा रही है, मुख को उपमा दी जा रही है ना, मुख क्या हो जाता है? मुख है उपमेय, मुख है छोटा शब्द, मुख क्या है? छोटा शब्द है। यह है उपमेय। क्या है? उपमेय है बेटा, ठीक है। यह है क्या है? उपमेय। देखिएगा यहां पर इस वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को इतना अगर देखने को मिल गया है कि उपमेय और उपमान किसे कहते हैं। तो उपमेय किसे कहते हैं अभी आपको समझ में आ गया। उपमेय उसे कहते हैं जब किसी की तुलना की जाए, जैसे मैं कहूं कि अभी बताया उसका होठ गुलाब की तरह है, तो गुलाब पहले से ही सुंदर है और उसमें होठ क्या हो गया आपका? होठ की तुलना गुलाब से की जाती है,
गुलाब पहले से ही कोमल है और होंठ को कोमल बताया जा रहा है, तो होंठ क्या हो जाएंगे? उपमेय, और गुलाब क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। भूलोगे तो नहीं? हाँ, जिसका भी जिसका जिसका बर्थडे है सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर आपको आनंदमय रखें, सफलता प्रदान करते रहें, आगे बढ़ाएं, इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि नौकरी ले लें। देखो, नौकरी तो नहीं दिलवाते ईश्वर, लेकिन सामर्थ्य देते हैं ना, इसीलिए मैं नौकरी वोकरी के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ सामर्थ्य दे दें कि आप अपने आप निकाल लें। ठीक है ना? इस योग्य बना देते हैं, ऐसी बुद्धि कर देते हैं। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। हाँ हाँ, चलें। अब एक चीज और कर्मधारय समास के बारे में समझिएगा। कर्मधारय समास में जैसे बाकी समासों में दो पद होते हैं, उसी प्रकार से कर्मधारय समास में भी दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद इसमें क्या होता है? ज्यादातर विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण। और द्वितीय पद क्या है? विशेष्य होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि प्रथम द्वितीय पद छोड़ दो, प्रथम द्वितीय पद नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एक पद इसमें से विशेषण होगा और एक पद इसमें विशेष्य होगा। चाहे पहला पद विशेषण हो सकता है, चाहे पहला पद विशेष्य हो सकता है। दोनों पदों में से एक पद क्या होगा? विशेष्य होगा, और एक पद विशेषण होगा। एक पद विशेषण होगा। हाँ, दोनों पदों में से एक पद विशेषण होगा, एक पद विशेष्य होगा। इतना ध्यान रखिएगा, एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है। विशेषण किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। बिल्कुल कोई बात नहीं। विशेषण किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। आवाज नहीं आ रही है? चलो चलो, कोई बात नहीं। अभी आई आवाज? देखना जरा, चेक करना। हेलो, अभी आवाज आई क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जिसमें प्रथम पद विशेष्य और द्वितीय पद विशेषण हो, या द्वितीय पद विशेषण हो, प्रथम पद विशेष्य हो, दोनों में से कोई ना कोई एक पद विशेष्य होना चाहिए। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण वो होता है जो विशेषता बता रहा हो, मतलब जिसके माध्यम से कोई भी विशेषता बताई जा रही है। आप जैसे मैं कहूँ कि किसी
जगह पर सम्मेलन है, समारोह है, तो समारोह में जिसके बारे में बहुत ज्यादा गुणगान किया जाता है, आ रहे हैं नेताजी, तो वो क्या हो गए, वो विशेष्य हैं हमारे लिए। जितनी भी विशेषता बताई जा रही है, उदार हैं, सम्माननीय हैं, पढ़े लिखे हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, जो कुछ भी बताया जा रहा है उनके बारे में, वो क्या है, विशेषण है, वही होगा विशेषण। और जो जिसके बारे में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं वह है विशेष्य। इसीलिए कहा जाता है कि विशेष अतिथि आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? आगे इतनी बात क्लियर है ना? अब देखो, हम यहाँ पर एक एक समझते हैं, जो एग्जाम्पल दिया है ना, ये एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। अब कुछ नहीं समझना बाकी, चाहे आप उपमेय उपमान समझे हो नहीं समझे हो, विशेषण विशेष समझे हो नहीं समझे हो, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे महात्मा, मैंने एक उदाहरण लिया, ठीक है, यहाँ पर बनाता हूं मैं, इसको अभी मत देखना, अभी यहाँ मैं बना देता हूं। जैसे महात्मा, महा महात्मा, यही शब्द है ना, दो पदों से मिलकर के बना है। कैसे? एक महाशब्द है और एक आत्मा शब्द है, यही है ना, है कि नहीं? इतनी बात तो समझ रहे हैं कि महात्मा कैसे बना है, दो पदों से मिलकर के बना है ना। तो महा का मतलब क्या है? महान। कौन महान है? आत्मा। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? आत्मा की। तो आत्मा क्या हो गया? विशेष से। आत्मा हो गया विशेष से। और महान होना क्या है? गुण है। तो गुण क्या हो जाएगा? विशेषण। गुण, रंग, ये जितनी भी चीजें हैं ये किसमें आती हैं? विशेषण में। तो ये क्या हो जाएगा? महाशब्द हो गया विशेषण और आत्मा शब्द हो गया विशेष से। तो जहां पर भी विशेषण विशेष से आएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। है? इतनी बात समझ, जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझ लो, आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कर्मधारय वगैरह जो भी समास है एकदम आपको आसान लगेगा, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना पे ध्यान रखो। लेकिन आत्मा विशेष, वो सब पुराना जो किताबी नॉलेज है ना, महान है जो आत्मा, जो ये सब जो सो, याद करने से अच्छा जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो। एक विशेषण एक विशेष से। आत्मा की विशेषता बताई जा रही किसके द्वारा? महान के द्वारा, है ना। महान सिर्फ आपने समझा कि आत्मा कौन हो गया? विशेष से हो गया, और महान या महान क्या हो गया? विशेषण। विशेषण बताया जा रहा है। इतनी सी बात छोटी सी समझ में आ गया? हाँ, पीछे नहीं दिख रहा है तो एक मिनट में अपना वीडियो हटा देता हूं। देखो, ये आत्मा जो है विशेष और महान जो है विशेषण, है ना। चलें, अब अगला देखो, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, पीछे से उठा लेते हैं। जैसे यहां पर हमने दिया है एक शब्द है चरण कमल। चरण कमल में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चरण कमल में क्या विशेषण है? लो जी, चरण और कमल। अब चाहे तो आप इसको उपमेय उपमान समझो, चाहे विशेषण विशेष्य के रूप में लो। चरण की विशेषता क्या है? कमल के समान कोमल होना। तो चरण क्या हो गया? विशेष्य। और इसकी विशेषता क्या है? कमल के समान कोमल होना। विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कमल है तो उपमेय, लेकिन क्या है? यह है उपमान और यह है उपमेय। लेकिन यहां पर क्या है? यह विशेषण के रूप में, कमल कोमल के लिए प्रसिद्ध है ना, तो चरणों को कोमल बताया जा रहा है, चरण कमल। तो कमल के समान चरण नहीं, बल्कि चरण को कमल बताया जा रहा है। ऐसा शब्द जहां भी आएगा तो विशेष्य और विशेषण। लो, बस थोड़ा सा समझ आपको परिवर्तित करना है, आपके किसी भी तरह की जो भी चीजें होंगी खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई? देखो, कैमरा हटाने पर कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा कह रहे हैं, तो फिर अभी कैमरा लाया तो अब दिख रहा है।
हम दिल्ली में मिलेंगे एग्जाम के बाद। अच्छा जी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि अगर हम अपना ये हटाते हैं ना कैमरा, तो ये अपने आप स्क्रीन गायब हो जाती है। बताओ कैसे करेंगे फिर? जिसको कुछ नहीं दिख रहा है, क्या सभी को कुछ नहीं दिख रहा है क्या? जिसको कुछ नहीं दिख रहा है वो दोबारा से ज्वाइन कर लो। हाँ, हम तो दिल्ली में ही हैं, चाहे आज मिलो चाहे कल मिलो। दिल्ली विश्वविद्यालय पे मिल जाते हैं हम, तो रोज पाए जाते हैं ऐसे जीव हैं जो हम रोज दिल्ली विश्वविद्यालय से ही मेट्रो पकड़ करके पहुंचते हैं, पाए ही जाते हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों को चरण कमल विशेष विशेषण शरणागत। सॉरी, यहाँ पर एक देखिए कहाँ गया ये, एक ये देख लो पीत सागर। पीत सागर। अगला देखो पीत और प्लस सागर। सागर कैसा है? पीला। पीत मतलब क्या होता है? पीला। पीत और सागर दो शब्द से मिलकर के बना है। सागर की विशेषता क्या है? पीला होना। पीला, है ना? ये क्या हो गया? पीला शब्द क्या है? विशेषण। विशेष क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही? पीला रंग किसका बताया जा रहा? सागर का। तो सागर क्या हो गया? विशेष। सागर हो गया विशेष, पीला क्या हो गया? विशेषण। हुआ कि नहीं? है? ब्लर दिख रहा है? वो बढ़ा लो एक बार थोड़ा सा। फ्रेश नहीं दिख रहा। मेरी तरफ से तो क्लियर है। एक बार दोबारा रिज्वाइन कर लो अगर कोई ऐसे दिख रहा है। रुको, मैं अपनी तरफ से एक बार पूरा रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिएगा जरा, कुछ पहले से साफ सुथरा है। अब ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बेसिक पे कर दिया, पहले स्टैंडर्ड पे कर। अरे राम जी, कुछ ना कुछ तो रहेगा। अब चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने। मैंने आपको बताया जैसे पीत प्लस सागर बराबर पीत सागर। एग्जाम्पल के तौर पर एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे अगला चंद्रमुख, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था चंद्रमुख। अब देखो यहां पर चंद्र है और मुख भी है, तो मुख की विशेषता बताई जा रही है चांद के समान सुंदर है। मुख की विशेषता है ना चांद के समान सुंदर होना। तो यहां पर वैसे तो ये उपसर्ग है और यह प्रयोग क्या हुआ है? उपमान है। क्या है? उपमान है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है इसमें। लेकिन यह विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा मुख के। मुख क्या हो गया? विशेष से यहां पर, क्योंकि इसकी विशेषता चांद के समान बताई जा रही है ना। तो चंद्र यहां पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। उपमान यहां पर विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है। किसके? विशेष्य के। अर्थात जिसके बारे में कहा जा रहा है उसके विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना? चंद्र के समान, मैं कह रहा हूं आपका मुख चांद के समान सुंदर है। तो चांद के समान आपका मुख सुंदर है, तो यहां पर मैंने आपके मुख को चांद बताया है, मतलब विशेषण है। चांद सुंदर है। तो अगर मैं चाहे सुंदर कह लूं, चाहे सुंदर कह लूं, चाहे चांद कह लूं, बात एक ही है। ठीक है? ठीक। हेलो 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 हेलो। फिर ब्लर हो गया? नहीं, अब अपनी तरफ से आप चेक करिएगा, मैं क्या बताऊं, इधर से तो बिल्कुल क्लियर जा रहा है। ये कैसी कैसी प्रॉब्लम आ रही है आज।
एक बार वंस अगेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्लियर है, सब क्लियर है अब। हाँ, चलें, कमेंट सिर्फ हम देखेंगे, बाकी कोई नहीं देख। सभी का कमेंट रहा मुझे। एक देखो और यहां पर मैं दिखाता हूं, परमेश्वर। परमेश्वर लेते हैं, यहां पर लिखता हूं परम ईश्वर। ईश्वर कैसा है? परम है। परम मतलब महान है। अब कौन है महान? ईश्वर। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है ये क्या हो गया? विशेष से। जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष से। महान होना क्या है? गुण है। तो क्या हो गया? गुण। विशेषण। लो जी बाबू, ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य। तो हमें यही तो ढूंढना है सिर्फ। जब भी ऐसा कोई समास आए, बस दोनों पदों में से ये निकाल करके देख लीजिएगा। ठीक। अब इस वाले पार्ट में आप सिंपल समझिएगा, विशेषण और विशेष्य जहां पर भी रहे वहां पर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, लंबोदर नहीं होगा। लंब और उदर, वहां पर विशेषण विशेष्य हो रहा है, लेकिन जो उसका मिला जुला अर्थ है ना, वह किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। देखो, थोड़ा सा यही भिन्नता है, जब दोनों को जुड़ने के बाद उसका अर्थ, संपूर्ण अर्थ भिन्न निकले तो वह बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। लेकिन दोनों का अर्थ उसी शब्द के अनुसार निकले तो वह आपका पीतांबर शब्द। देखो, पीतांबर शब्द, पीतांबर है यश सहसा पीतांबर, पीला वस्त्र है जिसका, वह पीतांबर बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। लेकिन कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। अरे ये पीले रंग का वस्त्र डाल करके अपने शरीर पर सुबह सुबह कहां चले तुम? राम नाम का पीतांबर डाल करके अपने सर पे कहां जा रहे हो? अब देखो, यहां पर पीतांबर जो है वाक्य में प्रयोग हुआ तो वस्त्र के लिए प्रयोग हुआ है। तो जब ऐसे प्रयोग किया जाएगा, वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा, तो पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र। तो पीला वस्त्र, पीला वस्त्र जब होगा तो हमारा किस में आ जाएगा? पीला वस्त्र से ही संबंधित है, तो वो हमारा कर्मधारय समास में आ जाएगा। ठीक है। जब वाक्य में प्रयोग हो या उसके भाव को दे रखा हो, वहां पर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ना दिया गया हो, तभी पीतांबर को हम कर्मधारय लगाएंगे। अदरवाइज पीतांबर जो है हमारा बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, पीतांबर अगर आता है आपके एग्जाम में और वहां पर बहुब्रीहि ऑप्शन में दिया है तो आप बहुब्रीहि को लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया है ऑप्शन में तो ही कर्मधारय लगाएंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें कंफ्यूजन रहती है, लेकिन क्या होता है कि ये पेपर बनाने वालों की गलती होती है। हम्म। क्यों? अब यहां पर हमारा ये नियम जो है खत्म हो जाता है। ठीक है। और एक नियम और देखते हैं, कर्मधारय समास का लास्ट नियम क्या है भाई? कर्मधारय समास का लास्ट नियम, जहां पर कर्मधारय के बारे में ही बता रहा हूं लेकिन यहां लिख रहा हूं, जहां पर विशेषण का दोहराव होता है। क्या हो? विशेषण का दोहराव होता है। नियम नंबर 2, विशेषण का क्या हो? दोहराव होता हो, वहां पर कर्मधारय समास होगा।
होगा। जैसे विशेषण क्या है? काला, काला काला कहे गुजरी। लो जी, काला काला हो गया। नीला लीला, नीला नीला। तीसरा, ओ मेरे लाल लाल, लाल लाल, लाल लाल विशेषण। काला काला, नीला नीला, पीला पीला, पीला पीला। पांचवा, हरा कच्च। छठा, सफेद झक्क, झक्क। सातवां, नीला भक्क। ये जहां पर भी दिए जाएंगे सब के सब हमारे किस में आएंगे? कर्मधारय समास में आएंगे। किस में आएंगे? ठीक है, भूरे भूरे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। योजक चिन्ह लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। योजक चिन्ह लगाने का मतलब यह नहीं होता है कि सब हमारे द्वंद्व समास में पहुंच जाएंगे। मैंने यहां पर क्या बोला आपको कि दोनों ही पद विशेषण होने चाहिए या दोनों ही पद विशेषण का दोहराव कर रहे हो। जहां पर एक जैसे पद का दोहराव है, विशेषण का दोहराव है, वहां पर क्या है? साथ में क्या है? नीला भक्क, भा और आधा का और पूरा का, नीला भक्क, सफेद झक्क, हरा कच्च, भा का भक्क, नीला भक्क, सफेद कच्च, सफेद झक्क, हरा, हरा हरा कर सकते हो लेकिन हरा कच्च है। हरा कच्च का मतलब होता है, कच्चा रंग कैसा होता है? अरे कच्चा तो हरा ही होता है, पकने पर लाल पीला हो जाता है, लेकिन जब तक कच्चा है तब तक हरा है। तो चाहे हरा कह लो चाहे कच्च कह लो, हरा कच्च। सफेद झक्क, झाग कैसा होता है? चाहे समुद्र का झाग हो चाहे सर्फ का झाग हो, झाग जब तक कलर ना मिला हो तो झाग कैसा होता है? सफेद होता है कि नहीं? तो सफेद झक्क, इसलिए झाग और सफेद, सफेद कहा गया है। नीला भक्क, नील, नील की खेती होती है, उसमें जो पोटरियां बनाई जाती हैं जिससे नील तैयार होता है, वो कैसा होता है? नीले रंग का होता है, इसे उसको भक्क कहते हैं। भक्कू में रखा जाता था पहले। तो नीला भक्क, सफेद झक्क और हरा कच्च। ये नील नील नीला है, भक्क जो है नीला है, सफेद झक्क जो है सफेद है, और कच्च जो है हरा है। हर बोलने में क्या बोला जाता है? बोलने में हरा कच्च, कच्च बोला जाता है, कच्च कच्च बोला जाता है। अच्छा, चले यहां तक हो गया, याद रहेगा इतना। नया देखते हैं समास। आपका कर्मधारय समास यहां पर कंप्लीट हुआ। अगले पर बढ़ते हैं। कुछ चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, इसलिए इसको नोट जरूर करते रहिएगा। अगले समास पर बढ़ते हैं। अगला समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने इसको बचपन से पढ़ा होगा कि द्विगु समास ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। द्विगु का मतलब क्या होता है? इस द्विगु का मतलब होता है, द्विगु मतलब होता है द्वय और गाय का समूह। गाय का समूह अर्थात दो गायों का समूह कहलाता है। द्विगु का मतलब होता है दो गायों का समूह। अब दो क्या है? संख्यावाची है। दो गौओं का समूह, दो गाय का समूह द्विगु कहलाता है। इसमें भी दो पद होते हैं बाबू, बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला पद होता है संख्यावाची। कैसा होता है? संख्यावाची। और द्वितीय पद क्या होता है हमारा? संज्ञा होता है। पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा, या यूं कहें कि पहला पद संख्यावाची क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है।
संख्यावाची विशेषण होता है और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष से होता है। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, ट्रिक वाली भाषा में कहूं, तो पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, विशेष से होगा। कर्मधारय समास में क्या नहीं प्रयोग किया जाता, कर्मधारय समास में सारे विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, सिर्फ संख्यावाची विशेषण को छोड़ करके। नोट लिख लो एक जगह। जैसे हम बताते हैं ना, एक पद विशेष से एक पद विशेषण होता है, किसमें, कर्मधारय समास में। तो एक ही पद कौन सा नहीं होगा, संख्यावाची विशेषण नहीं होगा। कर्मधारय समास में संख्यावाची विशेषण को छोड़ करके बाकी सारे विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। और द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाची विशेषण होता है और द्वितीय पद जो होता है वह संज्ञा होता है, या यूं कहें कि विशेष से होता है। इतनी बात दिमाग में चली गई हो तो एक बार हाँ बोल दो जी। हेलो प्रभु, आवाज आ रही है? नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं गई? अच्छा, जिसके नहीं गई है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अच्छी बात थी ही नहीं जो आपके कान में जाए। अच्छी होती तो चली गई होती। किसी नदी का नाम है पंचगंगा? हाँ? अब जैसे 5 + आब, पंजाब, 5 नदियों का समूह होने के बावजूद भी, संख्यावाची होने के बावजूद भी बहुब्रीहि समास में चला गया। तो ये चीज ध्यान रखना, चाहे संख्यावाची हो, चाहे विशेषण विशेष से हो, चाहे कुछ भी हो, अगर दो पदों को जोड़ने के बाद उसका अर्थ पहले से निर्धारित हो और वही अर्थ देता हो, निर्धारित वाला अर्थ पता चलता हो, या जो प्रयोग होता आ रहा हो वही अर्थ पता चलता हो, तो वह हमेशा किस में होगा, बहुब्रीहि समास में होगा। बड़े ध्यान से समझ लो, हर समास के लिए बता रहा हूं, चाहे अव्यय भाव समास में हो, चाहे तत्पुरुष समास से मिलता जुलता हो, चाहे बहुब्रीहि समास मतलब चाहे हमारा कर्मधारय समास से हो, चाहे द्विगु समास से हो, चाहे द्वंद्व समास से हो, वो सारे के सारे जो है किसमें आ जाएंगे, वो दोनों पदों को जोड़ने के बाद यदि अर्थ उसका पहले से निर्धारित वाला निकलने लग जाए तो समझ लेना वो सारा क्या होगा, बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। बस इतनी बात याद रखने का। हाँ, ठीक है। अब देखो आगे, जैसे त्रिलोक है, तो त्रि का मतलब हो जाता है तीन, 3 लोक। अब लोक जो है संज्ञा है, क्योंकि स्थान का नाम है, लोक स्थान है। और 3 लोक, 3 लोक। शून्य या भूमि, भूमि, दाह, शीत। यहां पर 3 लोक हैं, इन 3 लोकों का समूह है त्रिलोक। पंचवटी, 5 वटों का समूह, मतलब 5, पंच मतलब 5 और वट मतलब वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। सतसई, 700 का समूह। नवग्रह, नवग्रह का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तो यहाँ पर पहला संख्यावाची है और दूसरा जो है संज्ञा है, या यूं कह लो कि पहला प्रथम संख्यावाची विशेषण है और दूसरा विशेष है, दोनों में से कुछ भी कह लो, बात बराबर है। द्विगु समास सबसे छोटा है। हाँ,
लेकिन अगर मैं यहीं पर एक चीज आपसे पूछ लूं, तिरंगा किस में आएगा, तो आप क्या बताएंगे, जरा मुझे बताइएगा। गजानन किसके लिए प्रयोग होगा? गजानन किसके लिए प्रयोग होगा? उत्तर आपके पास है, फालतू में सिर्फ प्रश्न करते हो। जब आपको पता है कि गजानन किसके लिए प्रयोग होता है, गणेश के लिए, तो इसका मतलब पहले से मालूम है ना कि दोनों जुड़ने के बाद क्या अर्थ आने वाला है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो फिर प्रश्न पूछना बेकार है, सीधे बहुब्रीहि में जाएगा। ऐसे कोई भी प्रश्न, मैंने आपको एक सिंपल शब्दों में बताया, दो पदों को जुड़ने के बाद जिसका अर्थ पहले से ही आपको पता हो कि किसके लिए प्रयोग होता है, वह हमेशा बहुब्रीहि में जाएगा। चाहे संख्यावाची हो, चाहे कोई सा भी समास हो। अब लेकिन उन्हीं को अगर हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जब उनको वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, उनकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग कर देते हैं, तो उसको हम कर्मधारय में भी डाल सकते हैं। अगर संख्यावाची विशेषण नहीं है, अन्य किसी पद का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर अगर हम विशेषण के रूप में, विशेषता के रूप में बताते हैं या वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि इसको कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राम नाम का पीतांबर, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, तो वैसे तो पीतांबर का मतलब बहुव्रीहि समास में आता है, पीतांबर यशसा सा पीतांबर कृष्ण। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, तो पीतांबर शब्द किसके लिए प्रयोग हो गया? पीला वस्त्र के लिए। तो पीला वस्त्र क्या है? कर्मधारय समास में आ जाएगा, वस्त्र की विशेषता को बता रहे हैं। तो यहां पर देखो दिगु समास भी अपना कंप्लीट हो जाता है। दिगु में पहला पद संख्यावाची होता है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में तीनों चीजें बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ नहीं है। द्वंद्व समास में तीन चीजें हमें मुख्य रूप से याद करनी होती हैं। कौन कौन सा? द्वंद्व समास में एक तो दोनों पदों के बीच में योजक जैसे शब्द, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम कल खत्म करेंगे समास को, क्योंकि वैसे टाइम लग गया, समास को आज खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। समास में हमारा अब द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास बचा है। कल इसको कंप्लीट करवा करके हम शब्द विचार वाले पार्ट पर लौटेंगे, ठीक है ना। शब्द विचार में जिसमें हम देखेंगे देश शब्द, विदेश शब्द, और अपना रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, उसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीजें और हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो द्वंद्व समास के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद समान होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। हाँ, बात मैं आज तो समास कर देता, लेकिन मुझे पहुंचना है गुड़गांव, वहां से फिर आपको 1 बजे वाली क्लास लेनी है, उसकी भी पीपीटी बनानी है। तो मुझे ना, मैं उस नहीं तो मैं, जो पहले मेरे क्लास लेते रहे होंगे उनको पता होगा कि अगर मुझे नहीं जाना होता था तो मैं सवा सवा घंटे जो है एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करता था। लेकिन अब टाइम बाध्यता इतनी हो गई कि क्लासेस लगातार लगी हुई हैं, और कोई भी क्लास लेट होने पर पेनाल्टी है। जितना कमाया नहीं वो घर से जाए, क्या फायदा नौकरी करने का, फिर मेहनत करने का। तो इस वजह से हमारा भी मन करता है चले। जो पढ़े हैं उनको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जो पुराने बच्चे होंगे उनसे पूछ सकते हो कि मेरी क्लासेस हमेशा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट एक्स्ट्रा ही मैं पढ़ाता था हमेशा। चले आज इतना ही, यहीं पर कर्मधारय द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास कल हम कर लेंगे इसको अच्छे से। है तो बहुत आसान, दोनों ही बहुत आसान है। इसी के साथ में तब तक के लिए लेता हूं मैं विदा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हाँ, तिरंगा बहुब्रीहि होगा, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, सही जवाब दिया है। क्योंकि 3 रंग का तिरंगा होने के बाद तिरंगा हमारे भारतीय ध्वज को प्रदर्शित करता है, इसी कारण से।